दोस्तों हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी एक ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड कार में पार्लियामेंट पहुंचे थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जिस कार से वो आए हैं उसका नाम मिराई है, जिसका मतलब है द फ्यूचर। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल को देश में बढ़ावा मिल सके। दोस्तों एक एस्टिमेट के मुताबिक अगले 2 दशक में वैश्विक जनसंख्या या ग्लोबल पॉपुलेशन में 2 बिलियन और लोग जुड़ने वाले हैं। यानी साल 2040 में ग्लोबल पॉपुलेशन 9 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा आधारित मानव गतिविधियों ने ग्लोबल एनर्जी डिमांड को तेजी से बढ़ाया है, लेकिन आज भी हम अपनी एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं को जन्म दिया है। और आज सारी ह्यूमैनिटी क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक जंग में जुटी है, चाहे वो 1992 का रियो समिट हो या 2015 का पेरिस एग्रीमेंट। सभी क्लाइमेट चेंज को रोकने और कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के उद्देश्य से उठाए गए कदम हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें अपने पुराने तरीकों में बदलाव और नए तरीकों को डेवलप करने की आवश्यकता है। इन्हीं नए तरीकों में से एक है ग्रीन हाइड्रोजन। पर आखिर क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन? किस तरह ये ग्रीन हाइड्रोजन क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या को सुलझाने में एक कारगर हथियार साबित हो सकता है? क्यों हमारी सरकार निरंतर ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है? किस तरह ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकती है? आज की हमारी इस वीडियो में हम ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड ऐसे अनेक प्रश्नों की तह तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस3 के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि स्टडी आईक्यू ने हमेशा से अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया है और एक बार फिर से आपकी तैयारी को अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पे मिलने जा रहा है आपको भारी डिस्काउंट मंथ एंड सेल के अंतर्गत फ्रॉम 27th to 30th मई। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के मामले में ही नहीं बल्कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, जहां आपको मिलती है बेस्ट फैकल्टीज के प्री प्लस मेंस के वीडियोस, पीपीटीज, एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स प्रोग्राम और रिवीजन के लिए एप्रोप्रिएट कंटेंट। ये सब कुछ मिलेगा आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे। बस आपको जाना है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे और यूज करना है कोड AGFLASH और उसके बाद आप अपनी तैयारी को दे पाएंगे स्टडी आईक्यू के कोर्सेज से नई उड़ान, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इन कोर्सेज को खरीदने की लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इस बात को समझने से पहले आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझना होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी टेक्निक है जहां किसी लिक्विड सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। ऐसा करने से उस लिक्विड के अंदर एक रिएक्शन होती है और लिक्विड में मौजूद मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दोस्तों जब इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को पानी या कहें वाटर के साथ किया जाता है तो वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक आयन फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी ही एक टेक्निक है जहां हम पानी की मदद से हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। बस यहाँ सिर्फ एक शर्त है, इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सोलर प्लेट्स या विंड टर्बाइन से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों शायद ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की ये टेक्निक आपको सुनने में आसान लगे, लेकिन इस टेक्निक को एग्जीक्यूट करना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है और इस कॉम्प्लेक्स टेक्निक से जुड़ी समस्याओं को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अभी आप लोगों के दिल और दिमाग में एक दूसरा प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर हमें वाटर से हाइड्रोजन को सेपरेट करने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब है हाइड्रोजन का एक फ्यूल के रूप में पोटेंशियल। दोस्तों आज नितिन गडकरी जैसे पॉपुलर लीडर्स के अलावा दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कंसीडर कर रहे हैं। इवन कुछ एक्सपर्ट्स हाइड्रोजन को द अल्टीमेट ग्रीन फ्यूल प्रोक्लेम कर चुके हैं। ये एक्सपर्ट्स हाइड्रोजन को एक क्लीन, फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट एनर्जी सोर्स के रूप में देखते हैं। दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो जीरो कार्बन एमिशंस करता है। इसका मतलब चाहे आप कितना भी हाइड्रोजन बर्न कर लें, ये दूसरे फ्यूल्स की तरह हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा।
मतलब नो पॉल्यूशन एट ऑल। चलिए दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन किस फ्यूल का नाम है, तो अपने सफर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े एक दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात सिर्फ एक ऐसे फ्यूल को इस्तेमाल करने की है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए या जीरो कार्बन एमिशंस करे, तो आज वाइड स्केल पर इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम आयन बैटरीज या दूसरी इलेक्ट्रिकल बैटरीज भी एक साफ और स्वच्छ ऊर्जा के सोर्सेज हैं। तो फिर किन मापदंडों के आधार पर ग्रीन हाइड्रोजन को एक ईंधन के रूप में लिथियम आयन बैटरी से बेहतर विकल्प समझा जाए? दोस्तों, सवाल का जवाब है लिथियम आयन या दूसरी इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ जुड़ी कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल को लिथियम आयन बैटरीज के साथ कंपेयर करें तो बेशक लिथियम आयन बैटरीज एक कॉस्ट इफेक्टिव, इजी टू हैंडल और वाइडली अप्रूव्ड ऑप्शन है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। आज हम बैटरीज के जरिए उन कार या दूसरी ऑटोमोबाइल्स को रन कर सकते हैं जो अब तक फॉसिल फ्यूल पर निर्भर थीं, लेकिन इन व्हीकल्स के जरिए सिर्फ छोटी दूरी की यात्रा को तय किया जा सकता है। आज भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए एयरप्लेन्स या शिप्स सबसे उपयुक्त साधन हैं। फिर चाहे आपको दिल्ली से दुबई घूमने जाना हो या फिर मुंबई से मैनचेस्टर अपना कोई कार्गो भेजना हो, ये दोनों हमारे सबसे कन्वीनियंट रास्ते हैं। पर दोस्तों, हवाई जहाज या पानी के जहाज को सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी से ही नहीं चलाया जा सकता। इन्हें चलाने के लिए लिक्विड फ्यूल की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज एयरप्लेन में इस्तेमाल किए जाने वाले जेट फ्यूल या लिक्विड पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का ही एक डिराइव्ड वर्जन है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड एनर्जी हमारे लिए एक वरदान की तरह है। हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से लंबी दूरी की यात्रा आसानी के साथ तय की जा सकती है, क्योंकि बैटरी में स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंपेयर में हाइड्रोजन फ्यूल को स्टोर करना बेहद आसान है। दोस्तों, एक स्टैंडर्ड साइज इलेक्ट्रिक कार में यूज की जाने वाली बैटरी का वेट कई टन तक हो सकता है। आज टेस्ला की कार्स में यूज की जाने वाले सबसे हल्की बैटरी का वेट भी 1/2 टन है। एक बड़ी बैटरी के कंपेयर में कुछ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करना भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा चैलेंज है। लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने में हमें लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट और मैग्नीज जैसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनमें लिथियम सबसे कोर एलिमेंट है। लिथियम और दूसरे एलिमेंट्स को माइनिंग के जरिए अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ना तो इंडिया लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है और ना ही हमारे पास लिथियम के सबसे बड़े भंडार हैं। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरर है और साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है। फलस्वरूप अपनी लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड को पूरा करने के लिए हम चाइना पर और रॉ लिथियम के लिए चिली जैसी कंट्रीज पर निर्भर होना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल हमें इन समस्याओं से निजात दिला सकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए वाटर सबसे कोर एलिमेंट है। दोस्तों, इन सब के अलावा लिथियम आयन बैटरीज की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस वेरिएशंस भी एक बड़ी समस्या है। एक लिथियम आयन बैटरी की एवरेज लाइफ 6 to 7 ईयर्स होती है, जिसके बाद वो डिके होने लगती है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल लॉन्ग लास्टिंग है। कुछ रीसेंट स्टडीज से पता चलता है कि टेम्परेचर लिथियम आयन बैटरीज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह भविष्य में फ्यूल के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन लिथियम आयन बैटरी से बेहतर विकल्प है। अब अपने वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ग्रीन हाइड्रोजन के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ग्रीन हाइड्रोजन एक साफ और स्वच्छ ऊर्जा का सोर्स है और हमारी सरकार भी इस बात से भली भांति परिचित है। गवर्नमेंट ने इंडिया को हाइड्रोजन पावर्ड नेशन बनाने के उद्देश्य से कई अहम कदम उठाए हैं। 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुआ नेशनल हाइड्रोजन मिशन इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। फरवरी 2022 में सरकार देश की पहली हाइड्रोजन पॉलिसी भी लाई। ऐसी किसी पॉलिसी को लाने वाला भारत दुनिया का 18वां देश है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सरकार आने वाले वक्त में फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन का बेस्ट रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन फ्यूल को कंसीडर करती है। पॉलिसी के तहत सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की योजना बनाई है। इसके अलावा सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ की एक पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। दोस्तों, गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन क्यों? कैसे ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आवश्यक है?
आज ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस का ग्राफ कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के बीच वॉर हो या मिडिल ईस्ट में चल रहा पावर टसल। दुनिया की छोटी से छोटी घटना का सबसे पहला असर क्रूड ऑयल प्राइसेस पर ही पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया दुनिया का थर्ड बिगेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर भी है। इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड का 84% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। साल 2021 में इंडिया ने $100 बिलियन से भी ज़्यादा का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो साल 2020 के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल था। यहाँ आपको ये बात भी याद दिला दें कि साल 2020-21 में इंडिया कोविड जैसे एक वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा था और देश की डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लॉकडाउन के चलते रुकी हुई थी। इन सब के बावजूद भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल का दुगनी रफ्तार से बढ़ना हमारे लिए चिंता का विषय है। हर साल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमें लाखों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। ये ना सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, साथ ही हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी कमी लाता है। इसके अलावा ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को भी बढ़ा देता है, जो देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसी समस्या को जन्म देता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि ईयर 1991 में आए इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मेजर रीजन था। दोस्तों, आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $23 बिलियन है, जो टोटल जीडीपी का 2.7% है। लेकिन अगर इसी तरह हम आने वाले समय में भी अपनी एनर्जी डिमांड्स को क्रूड ऑयल से पूरा करते रहे तो ये डेफिसिट फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। इन्हीं सारे कारणों की वजह से आज हमारी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर इतना जोर दे रही है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी अचीव करने में हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। इंडिया 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन करने वाली कंट्रीज में से एक है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फॉसिल बेस्ड सोर्सेज से प्रोड्यूस करने का टारगेट सेट किया है। इंडिया ने 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन रिड्यूस करने का भी संकल्प उठाया है। पेरिस एग्रीमेंट के अलावा इंडिया ने 2021 के ग्लासगो समिट में देश को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का प्लेज लिया है। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी INDC के अकॉर्डिंग भी हमें 2030 तक अपनी जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी को 2005 बेस ईयर से 35% रिड्यूस करना है। ग्रीन हाइड्रोजन न सिर्फ एक नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल है, बल्कि ये जीरो कार्बन एमिशन करता है और इन्हीं वजह से पेरिस एग्रीमेंट, ग्लासगो समिट और INDC के टारगेट्स को पूरा करने में ये एक अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के अकॉर्डिंग 1 किलो गैसोलीन के कंपेयर में 1 किलो हाइड्रोजन 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और 1 किलो नेचुरल गैस के कंपेयर में 1 किलो हाइड्रोजन 2.5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग साल 2050 तक इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.64 बिलियन हो जाएगी और देश की एनर्जी डिमांड 14,500 टेरावाट आवर। इस नंबर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से उठने वाले एनर्जी डिमांड्स को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज होगा और अभी से इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन इस दिशा में एक नींव साबित हो सकता है। दोस्तों, भले ही ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान और भविष्य के दृष्टिकोण से अपने अंदर लाखों फायदे लिए बैठा है, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया था, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं जिन्हें आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहली समस्या यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल एलिमेंट है। हाइड्रोजन टैंक में लगी छोटी सी चिंगारी या लीकेज का अंजाम भयानक हो सकता है। इस बात का सबसे दर्दनाक उदाहरण जापान है। साल 2011 के दौरान जापान में एक बड़ा अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हाइड्रोजन लीकेज हुआ और न्यूक्लियर प्लांट स्टेशन में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से पूरे एरिया में रेडिएशन फैल गई और जापानीज अथॉरिटीज को रातों रात लाखों लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। इस न्यूक्लियर एक्सीडेंट की सिवियरिटी को आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट्स 1989 में रशिया के अंदर हुए चेर्नोबिल डिजास्टर के बाद इसे दुनिया का सबसे सीवियर न्यूक्लियर एक्सीडेंट मानते हैं और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हाइड्रोजन को एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हाइड्रोजन का हाईली फ्लेमेबल नेचर कंसीडर करते हैं। एक छोटी सी गलती हाइड्रोजन को मानवता के लिए वरदान से अभिशाप बना सकती है। दूसरी बड़ी समस्या हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन मेथड को लेकर है। वैसे तो हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, लेकिन हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ये सिर्फ 0.005% ही पाया जाता है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट
फ्री हाइड्रोजन को यूज कर पाना मुमकिन नहीं है और ऐसी कंडीशन में वाटर या पानी हमारे सामने सबसे बेस्ट विकल्प के रूप में आता है। दोस्तों आज हम वाटर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक एनर्जी रिक्वायर या एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। उदाहरण के तौर पर अगर हमें पानी से 1 किलो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें 50 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करना बहुत महंगा हो जाएगा, जो इस फ्यूल को इजीली अफोर्डेबल नहीं बनाता है। दोस्तों इन समस्याओं के बावजूद हम बिना संकोच के कह सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन अपने अंदर अनंत संभावनाओं को समेटे हुए है। जब तक मानव सभ्यता सूर्य के समान एक कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा को नहीं ढूंढ लेता, शायद तब तक ग्रीन हाइड्रोजन एक मशाल की तरह हमारे आने वाले सफर को रोशन करती रहेगी। दोस्तों एनवायरमेंटलिस्ट बॉब ब्राउन का कहना है कि द फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट इज आइदर ग्रीन और नॉट एट ऑल। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमैनिटी के बीच चल रही इस जंग के लिए शायद मानव खुद ही जिम्मेदार है। लोभ और लालच की वजह से पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के कारण पड़ने वाले प्रभावों को देखने की हमारी शक्ति और क्षमता को भले ही नष्ट कर दिया हो, लेकिन शायद अब इस जंग को जीतने के लिए सबके साथ और सबके साहस की आवश्यकता है। हमारे छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं और देश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना भी ऐसे ही किसी बड़े बदलाव की ओर उठाया गया एक छोटा मगर महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो दोस्तों आज के इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है और क्या आपकी नज़र में कोई एक बेहतर मेथड है जिससे हाइड्रोजन को बनाया जा सकता है या फिर एफिशिएंट तरीके से इसको वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। और सवाल है दैट डिस्कस द रोल ग्रीन हाइड्रोजन कैन प्ले फॉर ensuring sustainable energy sufficiency for India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।